नमस्कार अभ्यर्थी मित्रों, माननीय दर्शकगण, ग्रोथ माउंट एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच ग्रोथ माउंट यूपीएससी पर मैं ध्रुव जानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस विशेष श्रृंखला जिनके तहत महत्वपूर्ण कानूनों की चर्चा हम लोग करते हैं, ऐसे कानून जिन्होंने आज के भारत के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है, उसमें आज का जो उपाख्यान है वो 94वां उपाख्यान है, यानी कि इट्स 94th लेक्चर। यह पर्टिकुलर सीरीज का यह विशेष श्रृंखला का द इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि भारतीय साक्षी अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। और जैसे कि आपको मालूम है कि यह पूरी श्रृंखला हमारी इस पुस्तिका के ऊपर आधारित है और यह पुस्तिका अपने आप में 12 विभागों में विभाजित है। यह आखिरी विभाग चल रहा है जिनके ऊपर मैं बात करनी है, जिनमें सुरक्षा, भारतीय सुरक्षा एवं दुर्घटना प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट संबंधी कानूनों की चर्चा यहाँ की गई है। इनमें से यह कानून है। हमने इसी भाग में पूर्व में काफ़ी सारे कानून देखे, जिनमें हमने आईपीसी देखा, सिविल प्रोसीजर देखा, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर देखा, और सारी चीज़ों में हमने एक समानता पाई, और वो ये थी कि कानूनी पूरा जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है, उनके द्वारा निर्मित है। क्योंकि कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो अपने आप में बहुत ही जटिल है, साथ ही में बहुत ही एक्सपेंसिव भी है, और इसमें जो है इंटेलेक्चुअल लगता है, जो तब के भारत में रिलेटिवली नहीं था इन कंपेरिजन टू इंग्लैंड। इंग्लैंड एक सिविलाइज्ड सोसाइटी हो गई थी क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस होने लगे थे, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस की बदौलत इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगा था, जिनकी वजह से वे एकदम सिविलाइज्ड हो गए थे। एक इंटेलेक्चुअल पूरा क्लास जो था उनका वहाँ एक अच्छी तरीके से विकास हुआ था, जो भारतीय समाज में था, मगर एक बहुत ही छोटा फ्रैक्शन था इन रिलेशन टू यूरोप। तो वहाँ कानूनी प्रक्रिया जो है वो उन्होंने पूरा जो रोमन कानून था उनको बेस बनाया, उनको आधारभूत बनाया, और उनके ऊपर एक आधुनिक कानून की रचना की। और उसी आधुनिक यूरोप के कानून के जो कुछ तत्व है वो यहाँ हमें इन भारतीय कानूनों में हमें दृश्यमान होते हैं। दे रिफ्लेक्ट द एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न यूरोपियन लॉ रिफ्लेक्ट्स इन इंडियन लॉ, ठीक है। और यही वजह है क्योंकि उनके द्वारा ही यह पूरी चीज़ें जो है वो बनाई गई थी। इनफैक्ट यह सारे कानून तो आज भी भारत में ऑपरेशनल है, ठीक है, इंक्लूडिंग आईपीसी, इंक्लूडिंग कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो कि 1908 में आया था। तो यही सारे कानून ऑपरेशनल है। भारत ने स्वाधीन होने के बाद भी भारत ने यह नहीं जो है सोचा, या भारतीय जो तब के जो नेतृत्व थे, संवैधानिक सभा थी, उन लोगों ने यह कार्य को छूने से बचे, क्योंकि ये बहुत ही जटिल कार्य है, बहुत ही इनमें लागत लगती है, यानी कि पैसा बहुत ही लगता है, और जैसे हमने आपको बताया कि एक इंटेलेक्चुअल स्किल भी यहाँ लगती है, एक स्पेसिफाइड इंटेलेक्चुअल स्किल लगती है। तो इसलिए हम अंग्रेजों के कानूनों के साथ आज भारत के अनुकूल फेरफार करते करते इन चीज़ों को चला रहे हैं। अब मूल बात शुरू करने से पहले आप हमारे साथ growthmounteducation.com हमारी वेबसाइट है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ ये सारी चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग्स आपके लिए उपलब्ध रहेगी। साथ ही आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यह सारे लेक्चर प्रति लेक्चर है वहाँ, जो आपके डिवाइस में इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हो, चाहे आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो, दोनों को अनुकूल भाषा में चीज़ें वहाँ उपलब्ध है। प्लस आप हमारे साथ वहाँ रजिस्टर करके अन्य परीक्षा संबंधी चीज़ों से भी एक्सेस पा सकते हैं। तो आप ज़रूर आज हमारी वेबसाइट की जो है मुलाकात लीजिए और हमारे साथ रजिस्टर कीजिए। साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप हमारे साथ जुड़कर हमारे साथ अपडेट रह सकते हैं, क्योंकि जो आने वाली चीज़ें होती है, जो हमारा टाइम टेबल होता है, जो कोटिक्रम होता है, वो यहाँ हम लोग फेसबुक एवं इंस्टाग्राम के ऊपर रखते हैं। तो वहाँ से आप हमारे साथ अपडेट हो सकते हैं, तो वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इस प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, जो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, आप इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में हमारी मदद कीजिए, वही हमारे लिए मोटिवेशन रहेगा। एवं जो सीरियस अभ्यर्थी है, जो छात्र है, जो जनरल स्टडीज़ के तत्वों को ढूंढ रहे हैं, जिनको जनरल स्टडीज़ अपना अच्छा बनाना है, चीज़ों को गहराई से समझना है, तो आप उन्हें हमारी चैनल का रेफरेंस अवश्य दीजिए। साथ ही हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और जो है रिएक्ट कीजिए। आपके सजेशंस भी आवकार्य है और आपके डाउट्स भी आवकार्य है। हम उनका संतोषकारक उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अब शुरू करेंगे मूल बात। पूरा की पूरी जो श्रृंखला है वो हमारी इस आज़ादी के 75 वर्ष यानी कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को समर्पित रहेगी।
इंट्रोडक्शन से चीज़ें शुरू करनी है, एक सही मोडस ऑपरेंडी से ही जो है पूरे कानूनों को हम लोग जो देखते आए हैं वही उपयोग में लेते हुए हम लोग आगे चलेंगे, जिनके तहत इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, फिर ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, अगर कोई अमेंडमेंट्स किया हुआ है तो अमेंडमेंट, एंड लास्टली इसके इंपॉर्टेंस एवं इसके क्रिटिसिज्म के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सेम विल बी फॉलोड हियर। पहला बिंदु यहाँ कहा गया है, लॉ ऑफ एविडेंस इज नाइदर ए सब्सटेंटिव लॉ और ए प्रोसीजरल लॉ। देखिए, दो किस्म के मूलभूत कानून होते हैं, एक तो सब्सटेंटिव होते हैं यानी कि किसी भी विषय जो है विषय विशेष, और दूसरे होते हैं प्रोसीजरल यानी कि जो एक प्रक्रिया की बात करते हैं। तो इनमें अगर मैं आपको बताऊं कि एक बाजू हम लोग रखते हैं सीआरपीसी या सीपीसी ले लीजिए, सिविल प्रोसीजर कोड ले लीजिए, और दूसरी बाजू हम लोग रखते हैं माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, दोनों ही कानून है, समझिए आप, दोनों ही कानून है। ये हमने एक रैंडम एग्जांपल लिया है जो माइंस एंड मिनरल्स के क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर ये देखें तो इट इज अ सब्सटेंटिव लॉ, क्योंकि यह एक विशेष विषय के आधारित है, एक विशेष विषय को समर्पित है। वहीं जो यहाँ सीआरपीसी है यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, एवं सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड है, ये दोनों प्रोसीजरल लॉ है, क्योंकि यहाँ प्रक्रिया की बात की गई है कि भाई अगर सिविल शूट हुआ है या होने वाला है तो इस तरीके से होगा, अगर कोई गुनाह हुआ है, क्रिमिनल शूट होने वाला है तो इस तरीके से होने वाला है। मगर यहाँ एक इस क्षेत्र को जो जरूरी प्रावधान जो चाहिए, जो आवश्यक है, उनकी चर्चा की गई है, जिन्हें सब्सटेंटिव लॉ यहाँ कहते हैं। तो कहा गया है कि लॉ ऑफ एविडेंस जो है वो इनमें से किसी भी किस्म का नहीं है, मगर ये दोनों के विशेष तत्वों को जोड़कर एक नया किस्म का, एक नए प्रकार का कानून बनता है या बनाता है। तो ये एक एविडेंस लॉ या भारतीय साक्ष्य अधिनियम की एक खासियत है। आगे देखें तो एविडेंस means anything which proves or disapproves the existence of something or a fact. Yes, साक्ष्य किसे कहा जाता है? तो एक सिंपल यहाँ परिभाषा दी गई है, एक उदाहरण है कि भाई ऐसी कोई भी चीज या तो वो किसी भी वस्तु को प्रूव करती हो, या तो वो किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को डिसअप्रूव करती हो। ऐसी कोई भी चीज साक्ष्य के रूप में उपयोग में ली जा सकती है। तो ये एक ब्रॉडर डेफिनेशन यहाँ इस कानून ने दी है। इन लीगल टर्म्स इट इज प्रूविंग और डिसअप्रूविंग एलिगेशंस ऑफ सर्टेन फैक्ट बाय पार्टी। क्योंकि देखिए, जब शूट होगा, ठीक है, जब शूट होगा, चाहे वो किसी भी किस्म का हो उसके स्वभाव में, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो सिविल हो, दीवानी हो, मगर इनमें पक्ष रहेंगे, एक से अधिक पक्ष रहेंगे, दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ जो आरोप प्रत्यारोप एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को किया जा रहा है, ठीक है, इन आरोपों को यहाँ प्रूव करने के लिए साक्ष्य की जरूरत पड़ती है, यानी कि एविडेंस की जरूरत पड़ती है। अगर किसी पार्टी ने बोला कि भाई किसी एक व्यक्ति ने या किसी एक पार्टी ने उसकी जमीन जो है वो हड़प ली है, तो एक दीवानी, एक सिविल मामला हो गया। अब एक्स ने ऐसा बोला है तो उसको प्रूफ देना पड़ेगा। एक्स शुड प्रोड्यूस एविडेंस, अप्रोप्रिएट एविडेंस। तो यहाँ ये अगर साक्षी है प्रूव कर सकता है एक्स इन केस ऑफ ए कंप्लेंट, तो यहाँ यह जो एविडेंस है वो प्रूव करेगा कि वाई ने सच में एक्स की जमीन जो है वो हड़प ली है। ठीक है, तो यह एविडेंस का काम है। और जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एडवेंट हुआ, जैसे जैसे मात्र साइंस में जैसे डीएनए टेस्टिंग जैसी थियरीज का एडवेंट हुआ, तो यहाँ साक्ष्य के स्वरूप एवं साक्ष्य के स्कोप में बहुत ही बड़ा फेरफार आया है, बहुत ही बड़ा फेरफार आया है, जो पहले नहीं था। यह कानून जब बनाया गया था तब साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड नहीं थी। साइंस इनफैक्ट जो है इटसेल्फ इतना डेवलप नहीं था। तो ऐसे में यहाँ अब धीरे धीरे जो एविडेंस होते हैं उनके स्वभाव और आप कह सकते हो कि उनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें काफ़ी सारा फेरफार अब हमें आज के दिन देखने को मिलता है। ये बात रही इसके इंट्रोडक्शन की। अब आगे देखें तो हमें इसके बैकग्राउंड की तरफ थोड़ी नज़र करनी है, जिनके तले हमें समझना है कि भारत में एविडेंस का क्या रोल था राइट फ्रॉम एंशियंट टाइम।
ठीक है, एविडेंस कैसे जो है लिया जाता था किसी भी अपराधी या किसी भी एलिज्ड व्यक्ति के जो है पास से। तो यहाँ हमें कुछ बिंदुओं के तहत हमें यही चीजें देखनी है, जिनके तले प्राचीन भारत में दो प्रकार के जो है साक्षी होते थे या दो प्रकार के साक्ष्य लेने के तरीके होते थे, जिनमें एक होता था मानवीय, एक होता था दिव्य। दिव्य यानी कि हेवनली या गॉडली। और जो है दोनों में अलग अलग चीजें थी जो हमें यहाँ एक के बाद एक देखनी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, जिनमें हम हिस्ट्री का भी कुछ पोर्शन कवर करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल एंशियंट इंडिया में क्या परिस्थिति थी वो हमें देखना है। फिर बाद में जो है मुस्लिम सल्तनत है उसके समय में क्या थी वो भी हम लोग देखते चलेंगे एक एक बिंदु में। मगर हम लोग एक पूरी हायरार्की, एक पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यहाँ इस बैकग्राउंड के तहत देखने वाले हैं। अब सबसे प्रथम बिंदु यहाँ कहता है कि इन एंशियंट इंडिया द संस्कृत टेक्स्ट गेव एन एलाबोरेट स्कीम ऑन एडमिसिबिलिटी एंड रिलेवेंस ऑफ एविडेंस। यस, इन एंशियंट इंडिया संस्कृत टेक्स्ट यानी कि हमारे जो वेद थे उनमें साक्ष्यों की चर्चा की गई और प्रथम उल्लेख हमने जो है वहां पाया, और उसमें कहा गया था कि दे गिव एन एलाबोरेट स्कीम ऑन एडमिसिबिलिटी एंड रिलेवेंस ऑफ द एविडेंस। उन्होंने एक बहुत ही व्यापक रूप से, एलाबोरेट यानी कि विस्तृत रूप से समझाया जो है पूरे लिटरेचर में, पूरे लिटरेरी वर्क में, कि भाई एविडेंस जो है वो कैसा होना चाहिए और उसका उपयोग किस तरीके से होना चाहिए, यानी कि एडमिसिबिलिटी, इसका उपयोग किस तरीके से किया जा सकता है, एवं रिलेवेंस ऑफ द एविडेंस किस प्रकार का होना चाहिए। तो ये दो चीजें यहाँ हमें संस्कृत टेक्स्ट में से मिलती है एंड एलाबोरेटली एक्सप्लेन्ड मिलती है। दूसरा बिंदु कहता है एट द टाइम द एविडेंस कुड बी आइदर डिवाइन और ह्यूमन। उस समय साइंस का एडवेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा नहीं था, और जिससे हमें मालूम है कि मानवता के इतिहास में जैसे जैसे साइंस का एडवेंट होता गया, जैसे जैसे साइंस में ग्रोथ होता गया, वैसे वैसे मनुष्य का जो डर है वो कम होता गया, मनुष्य की जो अंधश्रद्धा है वो कम होती गई। मगर यहाँ 4-4,500 वर्ष पहले, यानी एट द टाइम ऑफ सिंधु वैली सिविलाइजेशन या एट द टाइम ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन, दो प्रकार के साक्ष्य थे या दो प्रकार के ये साक्ष्य के जो है प्रकार थे, आई मीन, जिनमें एक था डिवाइन जो हेवनली था, गॉडली था, और दूसरा था ह्यूमन जो मानवीय था। तो एविडेंस विच वाज कंसिडर्ड डिवाइन इन्वॉल्व्ड ट्रायल बाय ऑर्डियल, यानी कि अग्नि परीक्षा थी, जो डिविनिटी के द्वारा जो साक्ष्य की बात होती थी वहां अग्नि परीक्षा होती थी, यानी कि किसी भी एलिज्ड व्यक्ति को अपने आप को निर्दोष प्रूव करने के लिए या किसी भी कोई तथ्य को प्रूव करने के लिए उन्हें अग्नि परीक्षा के तहत गुजरना पड़ता था, जो कि एक आप कह सकते हो कि एक दिव्य साक्ष्य का प्रकार था अग्नि परीक्षा। मुख्य रूप से 5 प्रकार से यह प्रोसेस जो है वो पूरी होती थी। द ट्रायल बाय ऑर्डियल, यानी कि जो अग्नि परीक्षा थे उनके 5 तरीके थे। सबसे प्रथम जल के द्वारा, अग्नि के द्वारा, विष के द्वारा यानी कि पॉइजन के द्वारा, बाय बैलेंस संतुलन के द्वारा, एंड लास्टली पवित्र जल के द्वारा, यानी कि जो ऋषि मुनियों के द्वारा जो छिड़काव होता था किसी भी चीज को जो है सत्य को ढूंढने के लिए। तो वो सारी चीजें यहाँ अग्नि परीक्षा के प्रकार में थी, वो भी दिव्य प्रकार के थे। अब हमें यहाँ नीचे हेवनली यानी कि जो मानवीय तरीके थे उनको देखना है, जो थोड़े रियलिस्टिक थे, जिनमें इन नॉर्मल ट्रायल वेयर एविडेंस वाज गिवन बाय ह्यूमन इट कंसिस्टेड ऑफ फॉलोइंग मेन टाइप्स। सबसे प्रथम विटनेसेस, जो गवाह होते हैं, जो चश्मदीद गवाह होते हैं, जिनमें सबसे प्रथम द विटनेस कंपेटेंसी वाज डिपेंडेंट ऑन द एबिलिटी टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन एंड स्ट्रेंथ टू टेल द ट्रूथ। यस, क्योंकि देखिए अब जब विटनेस है, ठीक है, यहाँ 3 पार्टी है, एक्स वाई और जेड पार्टी है। पहले एक छोटी सी कहानी बनाता है, फिर बाद में यह पूरा बिंदु समझेंगे। अब एक्स ने जेड का कत्ल कर दिया और वाई ने ये चीजें जो है वो देख ली, ठीक है। माफ कीजिएगा, ड्राइंग के लिए मैंने यह आंख बनाई है और यहां हम बना देते हैं गन, ठीक है। एक्स ने जेड का कत्ल किया, वाई जो है उसने यह पूरी घटना जो है वो देखी, तो यहां वाई बन गया चश्मदीद गवाह। अब यह वाई की क्षमता है कि एक्स के द्वारा जो प्रलोभन दिए जाते हैं, एक्स के द्वारा जो धमकियां दी जाती है, उनसे गुजरे, उनको रेजिस्ट करे, उनको सहे और सच्ची गवाही दे, ठीक है। तो ये विटनेस होता है। और
विटनेस की क्वालिटी जो है वो उसकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर निर्भर होती है, ऐसा यहाँ उस समय के विटनेस में था। बहुत ही गहरी बात है यहाँ, और मैंने आपको सरल से सरल रूप में आपके सामने रखने का प्रयास किया है। दूसरा है कन्फेशन, यानी कि स्वीकृति। किसी भी जो है व्यक्ति जिनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, जिनके ऊपर आक्षेप लगे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, और वो जो है उस पर्टिकुलर आरोप प्रत्यारोपों को कबूल करे, उसके कृत्य को कबूल करे, उसे कन्फेशन कहते हैं। कौटिल्य वाज ऑफ द व्यू दैट अक्यूज्ड कुड बी टॉर्चर्ड टू एक्सट्रैक्ट द ट्रूथ। यस, कौटिल्य यानी कि मौर्य समय की बात है यहाँ, एंशियंट समय, फिर मौर्य काल आया, जो कि अपने आप में ईसु पूर्व एवं ईसु की दोनों की सदियों में जो है फैला हुआ है, 2 BC टू 2 AD। उसके जो कमांडर इन चीफ थे कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, और बहुत ही प्रबुद्ध थे, जात से ब्राह्मण थे, और उनके द्वारा उनका जो मत था वो ये था कि भाई कोई भी जो एलेज्ड व्यक्ति है, अगर उनसे आपको सच उगलवाना है तो आपको उसे टॉर्चर करना ही पड़ेगा, अन्यथा वो सच नहीं बोलेगा। तो ये उनका एक स्पष्ट नजरिया था। However, a conviction is that is solely based on such confession is unjust. Yes, हालांकि वे ये भी मानते थे कि मात्र और मात्र उसके कन्फेशन से ही हम लोग जो है अपने आप में न्याय नहीं कर सकते, अन्य साक्ष्य भी चाहिए। ठीक है, मात्र और मात्र किसी भी व्यक्ति को हम लोग टॉर्चर करके उसके पास कन्फेस करवा के जो है न्याय की प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर सकते, मगर वो एक तत्व, जरूरी तत्व बिल्कुल है। तीसरा, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। हिंदू टेक्स्ट स्ट्रांगली बिलीव्ड इन द प्रेजेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। यस, सर्कमस्टेंशियल, ठीक है, जो आज के समय हम लोग देखते हैं कि अगर कोई क्राइम हो जाए तो क्राइम सीन पर पुलिस जो है, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, जो FSL है, यानी कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज की जो टीम्स होती है, वो अपने आप में थरली उस पूरे क्राइम सीन का, उस पूरे क्राइम लोकेशन का थरली जो है उनकी स्क्रूटिनी करती है, और यानी कि वहां से चीजें वे लेते हैं अपने अभ्यास के लिए। तो ये एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हुआ जो उस समय से चल रहा है, आज दिन तक ऑपरेशन में है। तो ये तब का नॉर्मल, यानी कि मानवीय जो है एक मानवीय प्रक्रिया थी साक्ष्य की। ड्यूरिंग मुस्लिम रूल ऑल नॉन मुस्लिम्स वर अलाउड टू फॉलो द रिलीजियस कोड्स इन सिविल मैटर। यस, मुस्लिम रूल के दौरान क्या था कि भाई 2 प्रकार के गुने होते हैं, जैसे हमें मालूम है। मुख्य रूप से एक होता है फौजदारी, या जिसे क्रिमिनल कहते हैं, और एक होता है सिविल, जिसे हम लोग दीवानी कहते हैं, जो अपने आप में प्रॉपर्टी रिलेटेड, फैमिली डिस्प्यूट्स, ये सारी छोटी छोटी चीजें रहती है, वहीं यहाँ हीनियस क्राइम्स रहते हैं। तो मुस्लिम काल के दौरान हुआ यूं कि जो सारी प्रजा थी, जो बिन मुस्लिम थी, जो बिन मुस्लिम धर्म की प्रजा थी, उनको दीवानी अदालत के लिए अपने अपने पर्सनल लॉज का इस्तेमाल, अपने अपने पर्सनल कोड्स का इस्तेमाल करने की अनुमति थी। मगर इन केस ऑफ क्रिमिनल दे वर ओनली गवर्न्ड बाय इस्लामिक लॉ। इन केस ऑफ क्रिमिनल केसेस दे वर ओनली गवर्न्ड बाय इस्लामिक लॉ। उसमें उन्हें अपने कोड्स को रिफर करने की या अपने कोड्स को फॉलो करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। तो ये मुस्लिम रूल का एक जो है अपने आप में ट्विस्ट है। फिर नो प्रोविजन ऑफ ट्रायल बाय ऑर्डियल इज मेंशन्ड इन इस्लामिक लॉ। दूसरी अहम बात यह है कि पूरे इस्लामिक लॉ में अग्नि परीक्षा की उसका कोई जिक्र ही नहीं है, उसका कोई उल्लेख ही नहीं है। यह बात यहाँ स्पष्ट कर दी है, जैसे हिंदू टेक्स्ट में, हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट में इसका जिक्र हमें मिलता है। द हनाफी लॉ lays down the following types of evidence. There are 4 types of evidence which the Hanafi law lays down. Hanafi law which means evidence law within Islamic law, which is a type of evidence law which bifurcates 4 types of or we can say it classifies 4 types of evidence, which includes first tawattur, fully corroborating evidence. फिर ईहाद, सिंगल इंडिविजुअल टेस्टिमोनी, इकरार, कन्फेशंस, एंड करीना, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। देखिए, मात्र और मात्र नाम में ही फेरफार किए गए हैं, अन्यथा जो एंशिएंट समय में जो चीजें चल रही थी उनका ही यहाँ जिक्र हुआ है, जिनमें जो है कन्फेशन है प्लस सिंगल इंडिविजुअल टेस्टिमोनी है, जिसे हम एकल
बयां कहते हैं। ठीक है, तो और देखने की बात यह है कि इन चारों में से हम लोग इन चारों का अलग अलग प्रयोग नहीं कर सकते, इनका प्रयोग तो साथ में ही होना है। ठीक है, ये कोई भी मामले में ये चारों के चारों चाहिए, या चार में से तीन तो होने ही चाहिए। ठीक है, किसी भी एक का इस्तेमाल करके हम लोग न्याय की प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर सकते। जो वहां समझाया गया था वही चीजें यहां भी अप्लाई हम लोग कर सकते हैं। अब ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर ऑफ ब्रिटिश रूल, अब मुस्लिम एरा जो है वो धीरे धीरे सनसेट की ओर आया। मुगलों के बीच में एवं अंग्रेजों के बीच में जो है भीषण युद्ध हुए। मुगल शक्ति धीरे धीरे अस्त होने लगी, कमजोर होती गई। जैसे हमने देखा कि भाई जब से औरंगजेब की मृत्यु हुई तब से मुगल काल के सूर्यास्त की शुरुआत हो चुकी थी, या तब से हुई, ऐसा हम लोग एक कंक्लूडिंग सेंटेंस यहाँ रख सकते हैं। तो वहीं से जो फॉल है मुगल एम्पायर का वो होना शुरू हो गया था। मीनवाइल ब्रिटिशर्स मजबूत हो रहे थे। पहले वे कलकत्ता में आए, कलकत्ता में अपनी जो है अपनी स्थिति मजबूत बनाई, फिर धीरे धीरे वे पूरे भारत में फैल गए। तीन तो बड़ी जो है पूरे भारत में उनकी प्रेसिडेंसी थी, इंक्लूडिंग कोलकाता, और अन्य सारे मुफिल्स और वगैरह कई सारे क्षेत्र थे। तो अब उनकी बारी है, उन्होंने यह पूरी प्रक्रिया अपने हाथ में ली। ड्यूरिंग द इनिशियल ऑफ ब्रिटिश रूल, मोफुसिल कोर्ट्स वाज नॉट फॉलोइंग एनी पर्टिकुलर लॉ ऑफ एविडेंस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सिंगल कोडिफाइड लॉ। यस, जैसे हमने सिविल प्रोसीजर में देखा, जैसे हमने क्रिमिनल प्रोसीजर में देखा कि भाई भारत में कोई ऐसे कानूनों की मौजूदगी नहीं है, या ऐसा कोई कोडिफाइड, कोई ऐसी संहितापूर्ण जो है कानून की व्यवस्था नहीं है। जो भी था वो अलग अलग प्रांतों में बटा पड़ा था। इट वॉज स्केटर्ड बिटवीन प्रोविंसेस। तो यहाँ हुआ यूं कि जो मुफुसिल कोर्ट्स थी, यानी कि जो प्रेसिडेंट टाउन्स के अलावा की कोर्ट्स, प्रेसिडेंट टाउन्स के जो अलावा के जो अंग्रेज क्षेत्राधिकार था, अंग्रेजों का क्षेत्र था, उनकी जो अदालतें थी वो यहाँ क्या करती थी कि कोई एक पर्टिकुलर, कोई एक निश्चित कानून वे फॉलो नहीं करते थे, मगर प्रांत अनुसार अनुकूल चीजों को फॉलो करते थे, यानी कि देयर वाज नो यूनिफॉर्मिटी। From 1726, the presidency courts followed the rule of evidence prevailing in India under the common law. Yes, 1726 से जो प्रेसिडेंसी कोर्ट थी, नेमली कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे, इन तीनों ने अब धीरे धीरे कॉमन जो है लॉ में, जो ब्रिटेन में एविडेंस लॉ के तत्व जो इन ऑपरेशन थे, जो चल रहे थे वहां प्रचलित थे, उनको यहाँ अब उपयोग में लाना शुरू किया। The rules of evidence which were prevailing in England were gradually being used for India. ठीक है, तो अब यहाँ से धीरे धीरे पूरे कोड को यूनिफॉर्म करने की प्रक्रिया शुरू हुई। In 1868, a draft law of evidence was prepared by Henry Maine, which was considered inappropriate and unsuitable for India. देखिए यह नाम महत्वपूर्ण है, प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। हेनरी मेन है जिन्होंने 1868 में एक ड्राफ्ट बनाया था साक्ष्य अधिनियम का, मगर वो अस्वीकृत रहा क्योंकि जो सेनेट मेंबर्स थे वे ही उनसे राजी नहीं थे, और इसलिए वो प्लान जो है वो पूरा जो है उसे ड्रॉप कर दिया गया। इन 1872 सर जेम्स स्टेपन इंट्रोड्यूस इंडियन एविडेंस बिल which was enacted by the Governor General in Council on 15th March 1872 and act commenced its operation from 1st September 1872. Yes, तो यह पूरा प्लान ड्रॉप हो गया। फिर 4 वर्ष बाद इंडियन एविडेंस बिल, जो आज का कानून है जिसका नाम है, उसका जो है एक बिल स्वरूप स्टेपिन, सर जेम्स स्टेपिन के द्वारा लाया गया। यह नाम भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, हेनरी मेने वाला जो था वो ड्रॉप हो गया था बिकॉज इट वाज अनएक्सेप्टेबल, एंड जो सर स्टेपन जेम्स स्टेपिन वाला था वो आज चल रहा है। तो ये दोनों ही नाम अपने आप में महत्वपूर्ण है, और यहाँ इनकी डेट्स भी है कि कैसे इसे कानून के फॉर्म में 1872 में भारत में लागू भी कर दिया गया था। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया है, और इस तरीके से राइट फ्रॉम एंशियंट टाइम भारत में जो एविडेंस है, एविडेंस का लॉ है, वो जो है ग्रो हुआ, उसकी वृद्धि हुई। और जैसे मैंने आपको बताया कि आज के समय में इसका पूरा स्वरूप ही बदल गया है, क्योंकि अब साइंस का एडवेंट ही इतना ज़्यादा है, जो है ह्यूमनिटी का जो इंटर रिलेशन है गैजेट्स के साथ, सोशल मीडिया आजकल एक बहुत ही बड़ा वेन्यू होता जा रहा है। ठीक है, जो प्रभावी अपने आप में है, तो इनके साथ इंटर लिंकेजेस, इंटर रिलेशन ही मानव का आज इतना बढ़ गया है कि आज एविडेंस के रूप में
लगभग लगभग हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और अदालत में साक्ष्य पेश कर सकते हैं। और साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को अपने आप में एविडेंस के रूप में उपयोग में लेने के लिए भी फेरफार किए जा रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए जो क्रिमिनल प्रोसीजर है उसमें भी फेरफार किए जा रहे हैं, सिविल प्रोसीजर है उसमें भी फेरफार किए जा रहे हैं। जैसे हमने देखा कि रिसेंटली अब स्क्रीनशॉट्स जो होते हैं मोबाइल फ़ोन के, उनको साक्ष्य के रूप में अब हम लोग उपयोग में ले सकते हैं। थोड़े वर्षों पहले आई थिंक वर्ष 2000 या 2001 के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि भाई ईमेल जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड मेल है, आप उसका उपयोग एविडेंस के रूप में कर सकते हैं। तो ऐसे फेरफार यहाँ अब हमें लाने ज़रूरी है ताकि इस चेंजिंग डायनामिक सिचुएशन के साथ हम लोग कोप कर पाए। अब ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं, दो चीज़ों में या दो स्टेटमेंट में ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ विभाजित किया गया है। सबसे प्रथम है टू कंसोलिडेट, डिफाइंड एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस। यस, तो कंसोलिडेट, जो चीज़ें बिखरी पड़ी हैं उन्हें पहले सम्मिलित कीजिए, फिर अगर कोई फेरफार उनमें लगे तो जो उनमें सुधार कीजिए, फेरफार करने की ज़रूरत लगे तो और इसमें जो है, जो एविडेंस है उसकी अवधारणा प्रस्तावित कीजिए। टू प्रोवाइड ए सिस्टम दैट कैन पेव अ वे टू अचीव जस्ट एंड इक्विटेबल सिस्टम, तो यह पूरी प्रक्रिया को एक जस्ट एंड इक्विटेबल, यानी कि कोई भी सामान्य व्यक्ति के लिए या कोई भी एलिट व्यक्ति के लिए समान बनाने के लिए यहाँ यह साक्ष्य अधिनियम लाया गया है। क्रिमिनल कोई भी हो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, साक्ष्य अधिनियम सबके लिए समान ही रहेगा। ये इस कानून की एक भावना है, एक मूलभूत भावना है। अब इसके प्रमुख प्रावधान देखने हैं, अलग अलग बिंदुओं में इसके प्रावधान बटे पड़े हैं जिनको हम देखते चलेंगे। सबसे प्रथम है एप्लीकेबिलिटी, यानी कि इसकी व्याप्तता। द एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एंड अप्लाइज टू ऑल द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बिफोर एनी कोर्ट बिफोर एक्सेप्ट कोर्ट मार्शियल कन्वेंड अंडर द नोवेल डिसिप्लिन एक्ट, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू कोर्ट और ऑफिसर और प्रोसीडिंग्स बिफोर द आर्बिट्रेटर। यस, तो देखिए इन चीज़ों को बाद करके, ये सारी अपवाद चीज़ें हैं, कोर्ट मार्शल, ठीक है, जो अपने आप में डिफेंस की एक जुडिशियल सिस्टम है, डिफेंस की एक जुडिशियल प्रणाली है। अगर वहाँ कोई मुकदमा चल रहा है, अगर वहाँ कोई प्रोसीडिंग हो रही है, तो उनके ऊपर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 लागू नहीं होगा। अन्यथा भारत भर की सारी अदालतों में एक्सेप्ट मार्शियल कोर्ट्स, यह साक्ष्य अधिनियम 1872 सबके ऊपर लागू होगा। तो ये इस कानून की ताकत है। बेस्ट एविडेंस रूल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रूल। इट मीन्स to prove a fact, original documents, recordings or photographs should be made available in the court. The party, if not available to present the original documents, should account for the same. देखिए यहाँ बेस्ट एविडेंस रूल कहा गया है कि भाई जो एविडेंस आप, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, चाहे फोटोग्राफ हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, जो प्रोड्यूस करने वाले हैं उसका फॉर्म जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है, डुप्लीकेट, जेरोक्स नहीं। ओरिजिनल आपके पास साक्ष्य है तो वो अपने आप में अच्छा साक्ष्य कहलाएगा, वो यहाँ यह कानून प्रतिपादित करता है। Relevancy of fact. Not everything holds a significance in the court. Only certain facts are of value for a particular cause of action in the court of law. ये सारी चीजें जो यहाँ साक्ष्य के रूप में पेश की गई है, वो सारी चीजें अपने आप में कोई भी मामले में महत्वपूर्ण नहीं होती है। कुछ ही चीजें महत्वपूर्ण होती है जो इन कोर्ट ऑफ लॉज को जो है पसंद आती है या उनको जरूरत होती है, वो इनके ऊपर ही पूरा मामला देखते हैं। इनमें अलग अलग उप विभाग दिए गए हैं जिनमें ए कहता है इररिलेवेंट फैक्ट शुड बी एक्सक्लूडेड, द कोर्ट कैन ओनली डील विद द कंसर्निंग फैक्ट एंड रेस्ट ऑफ द फैक्ट्स आर इररिलेवेंट। यस, कोई भी मामला है उससे संबंधी ही चर्चा होनी चाहिए, उस संबंधी ही साक्ष्य पेश होने चाहिए। इररिलेवेंट साक्ष्य पेश करके हम लोग जुडिशरी का एवं अन्य स्टेक होल्डर्स का समय बर्बाद नहीं कर सकते। अन्य इररिलेवेंट फैक्ट्स को बाजू में कर देना चाहिए, मात्र और मात्र प्रोसीडिंग संबंधी रिलेवेंट फैक्ट्स को ही पब्लिश करना चाहिए इन फ्रंट ऑफ कोर्ट। रेस गेस्ट है, द रिलेवेंट फैक्ट इंक्लूड्स एक्ट एंड ओमिशंस एंड सच एक्ट शुड फॉर्म ए पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन व्हिच एस्टैब्लिशेस द रिलेवेंसी ऑफ टाइम, प्लेस एंड अदर सर्कमस्टेंसेस। यस, रेस गेस्ट है, यानी कि साक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो अपने आप में चीज़ों को जोड़ने में, चीज़ों की जो कड़ी है वो जोड़ने में अदालत की मदद करे, जुडिशरी की मदद करे, जिनमें समय, काल, अन्य संजोग, वो सारी चीज़ों का जो आवृत करते हो वो अपने आप में अच्छे से अच्छे साक्ष्य कहलाएंगे।
और तीसरा द एनवायरमेंट ऑफ फैक्ट, इट इंक्लूड्स द फैक्ट रिलेटिंग टू द ओकेशन, कोज, इफेक्ट, अपॉर्चुनिटी एंड स्टेट ऑफ थिंग्स एंड सच फैक्ट्स आर रिलेवेंट। यस, तो यहाँ एनवायरमेंट ऑफ फैक्ट विच इंक्लूड्स फैक्ट्स रिलेटिंग टू द ओकेशन और एनी टाइप ऑफ दैट थिंग जिसकी वजह से जो है कोई एलिज्ड व्यक्ति है, जो विक्टिम है, वो इकट्ठे हुए हो। ठीक है, अगर कोई म्यूजिक कंसर्ट है और उसमें कोई दुर्घटना होती है, कोई क्राइम होता है, तो उसकी जो टिकटें हैं दोनों की, वो यहाँ अपने आप में जो है द एनवायरमेंट ऑफ फैक्ट्स में आएगी, क्योंकि दोनों की टिकटें रखी जाएगी तो ये एस्टेब्लिश होगा कि यस दोनों गए तो थे, या जो क्रिमिनल है वो अंदर तो गया ही था। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ ऐसे विभाजित की गई है। अब आगे देखें तो डी कहता है मोटिव्स, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट, फैक्ट दैट एस्टैब्लिश एंड शोज द थ्री थिंग्स आर कंसिडर्ड रिलेवेंट, जनरली द प्रिपरेशन इटसेल्फ इज नॉट अ क्राइम, बट व्हेन अकम्पनीड बाय कंडक्ट इट बिकम्स अ क्राइम। यस, देखिए यहाँ मोटिव्स, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट, कोई भी सीरियल किलर है वो अपने गुनाह करने की तैयारी कर रहा है और ऐसा कोई साक्ष्य मिले तो ये अपने आप में यहाँ साक्ष्य कहलाएंगे, रिलेवेंट साक्ष्य है। मगर कहने का तात्पर्य यह है यहाँ कि देखिए मात्र प्रिपरेशन, मात्र तैयारी करने से आप क्रिमिनल नहीं होंगे। किसी की हत्या करने की तैयारी करने से बाजार में जाके जो है अगर आप उसे फांसी के फंदे से मारना चाहते हैं, जैसे जो है वो पूरा थ्रेड खींच के, तो आप अगर उसकी जो है खरीदी करो, आप एक टॉर्च लो, आप एक छोटी सी छुरी लो, ठीक है, पॉकेट नाइफ, तो इन सारी चीज़ों की खरीदी से आप मात्र खरीदी से आप गुनहगार नहीं बनेंगे। मगर अगर उससे आपने क्राइम कमीशन किया, उससे आपने क्राइम किया, तो ज़रूर वो आपके लिए साक्ष्य बनेंगे। तो जिस दुकान से आपने छुरी एवं थ्रेड खरीदा है उस दुकान का बिल भी आपके सामने, आपके विरुद्ध यह साक्ष्य के रूप में खड़ा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ हमें समझनी है। और लास्टली evidence to prove conspiracy, guilt, mind determine the damages and existence of high probable or improbable facts are also relevant। yes, तो यहाँ ये भी समझना है कि भाई conspiracy प्रूव करना, जो है अनसाउंडनेस, अनसाउंड माइंड, अनप्रेजेंट माइंड प्रूव करना, तो ये सारी चीजें भी यहाँ अपने आप में कहीं ना कहीं फैक्ट के रूप में उपयोग में ली जाती है। अदालत के द्वारा इन चीजों को कंसिडर किया जाता है। अब बात है एडमिशन एंड कन्फेशन की। एज डिफाइंड बाय द एक्ट, एडमिशन इज अ स्टेट documentary or oral or in electronic form which suggests inference as to any fact in issue or relevant fact. Admission is an umbrella term that includes the confession by the accused. It has the following features. Yes, कहा गया है कि जो admission है वो एक umbrella feature है जिनका भाग confession है। जैसे कोई भी अपराधी है, जब उसको गिरफ्तार किया जाता है, जब उसको हिरासत में लिया जाता है, किसी भी गिरफ्तार को क्राइम करने के बाद, तो फिर धीरे धीरे एक पूरी प्रक्रिया होती है जिसके तले उससे सच उगलवाने का, ऐसा करने का कारण उगलवाने का प्रयास किया जाता है। और जो कारण दिए जाते हैं उनके द्वारा, उनको भी यहाँ क्रॉस टैली किया जाता है, उनको भी स्क्रूटिनाइज किया जाता है कि क्या ये सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। तो ये अम्ब्रेला है, पूरी एडमिशन जो है ये सारी प्रक्रिया एडमिशन के तले संपन्न होती है। अब इनमें काफ़ी सारे हैं, जिनमें एक है इट कैन बी जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल। दूसरा कन्फेशन टू पुलिस, नो कन्फेशन मेड टू द पुलिस ऑफिसर इज एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ एक्सेप्ट इफ सच कन्फेशन लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ अ फैक्ट which is related to crime in question. It is to protect the accused from being tortured to extract out a false confession. Yes, तो यहाँ पुलिस जो है, जैसे हमें मालूम है कि भारत में पुलिस की इमेज जो है वो बहुत ही खराब है, और कुछ राज्य तो ऐसा है जहाँ पुलिस की जो है आप कह सकते हो कि कोई आबरू ही नहीं है। मगर यहाँ ये बात सिद्ध होती है। देखिए यहाँ कन्फेशन टू पुलिस कैनॉट बी प्रेजेंटेड एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। पुलिस के सामने स्वीकृति, किसी भी अपराधी के द्वारा स्वीकृति कोर्ट ऑफ लॉ में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं की जा सकती, यानी कि न्याय की अदालत में साक्ष्य के बिना प्रस्तुत नहीं की जा सकती। तो ये यहाँ अपने आप में पुलिस जो है वो अन्यथा टॉर्चर करके फॉल्स कन्फेशन जो है वो भी निकलवा सकती है। और जो लास्ट पॉइंट है उसमें वो कहता है कि इन केस देयर आर 2 or more accused individuals, if one of the co-accused confesses with regard to himself or herself
and other accused, the court shall take such confession into account against accused and co-accused. Yes, दो समझ लीजिए व्यक्ति है जिन्होंने क्राइम किया, दो लोग हैं ए और बी जिन्होंने चोरी की, बैंक रॉबरी की, ठीक है, जिनके सामने शिकायत दर्ज हुई, पुलिस एक्शन में आई, एफआईआर जो है इनको हिरासत में लिया, मजिस्ट्रेट के सामने इनको प्रस्तुत किया 24 घंटे के जो है भीतर। अगर पुलिस की कोई आबरू को नुकसान किया है इनके कृत्य ने, यह रॉबरी ने, तो पुलिस ने उन 24 घंटों में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने से पहले उनकी जो है जम के पिटाई की होगी, और फिर बाद में जो है अपने आप में तब तक सरकार के द्वारा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा इनके सामने मुकदमा चलाया जाएगा, मुकदमा पेंडिंग रहेगा, फिर मीनवाइल पुलिस जो है वो इसकी चार्जशीट फाइल करेगी, इन्वेस्टिगेशन वगैरह वगैरह। अब कोर्ट के सामने यह मुद्दा आया, कोर्ट दोनों के जो है आर्ग्यूमेंट्स को देखा। अब इन आर्ग्यूमेंट्स को सिद्ध करने के लिए साक्ष्यों की जरूरत है। अब यहाँ साक्ष्य ए और बी है, पुलिस ने ए को मार के सच उगलवा लिया, ठीक है। ए बोल गया कि भाई हाँ हम लोग थे, 2 जन थे, इतना जो है हमने हाथ मारा है, यहीं छुपाया है, इन लोगों को दिया है। अब यह कन्फेशन जो है भले ही बी ने नहीं दिया अपने लिए, मगर ए ने यह कन्फेशन दे दिया। ए ने यह भी कबूल किया कि बी था, उसके साथ ही था, दोनों ने साथ में मिलकर ही इस पूरे कार्य को अंजाम दिया। तो इन दैट केस ए का जो कन्फेशन है वो कोर्ट के द्वारा मान्य रखा जाएगा, ये बात यहाँ स्पष्ट की गई है। अब कन्फेशंस आर इरिलेवेंट विचार, अब देखिए ऐसी स्वीकृतियां हैं जो वो कुछ इरिलेवेंट है, जिनको कोर्ट ऑफ अदालत मान्यता नहीं देती, जिनके कुछ प्रकार है। रिजल्ट ऑफ थ्रेट, प्रोमिस और इंड्यूसमेंट, किसी भी किस्म के भय से, किसी भी किस्म की शर्त लालच से कोई कन्फेशन करवाया है तो इरिलेवेंट है, वो फेयर नहीं है, अनजस्ट है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉम ए पर्सन टू अथॉरिटी, यस, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पॉलिटिकल अगर व्यक्ति हो तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, सरकारी एग्जीक्यूटिव के ऊपर उनका प्रभाव रहेगा। तो ऐसे में कन्फेशन जो है वो टेम्पर हो सकता है, और ऐसा टेम्पर कन्फेशन अपने आप में इरिलेवेंट है। नॉट रिलेटेड टू द फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट, यस, तथ्य के साथ जुड़ा हुआ नहीं है या रिलेवेंट नहीं है, तो ऐसा भी अपने आप में जो साक्ष्य है या जो कन्फेशन है वो कोर्ट नहीं चला सकती। एंड नॉट होल्डिंग आउट वर्डली बेनिफिट और एडवांटेज, और ऐसा कोई साक्ष्य जिनमें कोई जो है अपने आप में कोई ग्रेटर बेनिफिट ना हो। तो इन सारे साक्ष्यों को, इन सारे कन्फेशंस को अपने आप में यहाँ कानून, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 इरिलेवेंट यानी कि अनुचित गिनता है, अनुचित मानता है। अब उसके बाद का बिंदु है डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन, देखिए ये सारी टर्म्स है जो ही अपने आप में हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, यह हमें देखनी चाहिए। इन चीज़ों को हमें जो है याद रखने का, या आप कह सकते हो कि इसको आप देखने के बाद यह चीज़ें यहाँ ग्रुप माउंट यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने के बाद आप इसको सोच सकते हैं, ठीक है। रिपीट कीजिए, मनोमन रिपीट कीजिए कि भाई जो डाइंग डिक्लेरेशन है, फॉर एग्जांपल हमने काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ आगे देखी, मगर यहाँ एक मुद्दा आया है तो मैं इसका ही तत्काल उदाहरण लूँगा कि अगर जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो क्या है, क्या प्रक्रिया है, कौन सा कानून में है, वो कानून की साल क्या है, ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था या भारतीयों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें में यहाँ जो इस तरीके से चीज़ें याद रखनी होती है, क्योंकि एक संधि सेवा या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थी होने के नाते आपको मालूम ही है कि कितना ब्रॉड सिलेबस जो है हमें पढ़ना होता है, और कितनी सारी चीज़ें हमें याद रखनी होती है। तो सारी चीज़ें याद नहीं रख सकते, चीज़ों को हमें समझनी होगी, और समझ में तभी आएगी जब हम उसको रिपीट करेंगे। मैं आपको पूरे दिन रिपीट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मगर कोई भी आप लेक्चर देखिए, मात्र ग्रोथ माउंट के ही नहीं, मगर कोई भी ऐसा प्रोडक्टिव लेक्चर देखिए, उनको कम से कम आप मनोमन 3 बार रिपीट कीजिए। अगर मनोमन ये सारी चीज़ें याद नहीं रहती तो आपने नोट्स बनाई ही होगी, ठीक है। कोई भी प्रोडक्टिव लेक्चर देखने के साथ ही उसके साथ आपकी जो नोट्स है उसको जो है रिपीटेटिवली रिवाइज कीजिए, 3 बार तो आप अवश्य कीजिए, तब जाके आपको चीज़ें जो है वो यहाँ अपने आप में समझ में आने लगेगी, आपको कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा।
अब यहाँ डाइंग डिक्लेरेशन, ये मुद्दा देखना है क्या है ये। इट इज अ स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन ऑन हिज डेथ बेड रिगार्डिंग द कॉज ऑफ हिज और डेथ ऑन द और द सर्कमस्टेंसेस व्हिच रिजल्ट इन हिज और हर डेथ। यस, इट इज अ स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन ऑन हिज डेथ बेड रिगार्डिंग द कॉज ऑफ हिज और हर डेथ। जो आज के समय जो सुसाइड्स हो रही है, जिनमें चिट्ठियां मिल रही है, चिट्ठियों में जो जिम्मेदारी व्यक्ति है उनके नाम होते हैं, और उसी चिट्ठी को पुलिस एक आधार बनाकर पूरी इन्वेस्टिगेशन, पूरी प्रोसेस जो है वो शुरू करती है। तो ये साक्षी है, ठीक है। कोई भी जो है व्यक्ति है जिसे गोली लगी है और जो है वो किसी के पास पड़ा है और वो कुछ बोल रहा है, ठीक है, तो वो एक डाइंग स्टेटमेंट है। अगर वो बोल रहा है कि भाई फलाना व्यक्ति के हिसाब से आज मुझे जो है ये देखना पड़ रहा है या आज मैं मर रहा हूँ, ठीक है, तो इन दैट केस यह एक डाइंग डिक्लेरेशन होगा जिनको पुलिस साक्ष्य के रूप में उपयोग में ले सकती है, या कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो उसे साक्ष्य गिन सकती है। जिनमें सबसे प्रथम नेमो मोरिस्टुरस पैरासिटामोर मेंथर। देखिए ये सारी की सारी रोमन टर्म है, क्योंकि जैसे हमें मालूम है हमारी जो विरासत है वो हमारी जो कानूनी विरासत है, रादर कॉलिंग इट कानूनी विरासत, तो वो पूरी की पूरी अंग्रेजों को आभारी है, और अंग्रेजों की पूरी जो कानूनी विरासत है वो रोमन को आभारी है। तो अल्टीमेटली ये सारी रोमन चीजें हैं जो कहती है द कंसेप्ट ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल व्हिच मींस व्हेन अ पर्सन इज ऑन डेथ बेड देयर आर फ्यूअर चांसेस दैट सच ऑफ ए पर्सन वुड लाई। यस, यहाँ एक भावना के ऊपर यह पूरा सिद्धांत जो है वो अड़ा है, और यह भावना यह कहती है कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर उसकी मरण शैया के ऊपर है, अगर उसके आखिरी पलों में है, तो वो झूठ बोलना पसंद नहीं करेगा, वो सत्य ही बोलेगा। तो यहाँ ये बात यहाँ कही गई है, ये एक भावुक सिद्धांत के साथ ये पूरी अवधारणा जुड़ी हुई है। दूसरा, द डाइंग डिक्लेरेशन इज एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इट इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल दैट हियरसे एविडेंस इज नो एविडेंस इन द आई ऑफ लॉ। यस, भारतीय न्यायिक अदालत में यहाँ यह डाइंग डिक्लेरेशन जो है उसे हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं, निसंदेह प्रस्तुत कर सकते हैं। यह एक अपवाद है, क्योंकि साक्ष्य के नियमों में ऐसा कहा गया है कि हियरसे, ठीक है, जो सुना हुआ है वो अपने आप में साक्ष्य नहीं है, मगर यहाँ ये चीज़ों को जो है अपने आप में साक्ष्य का एक रूप दिया जाएगा, साक्ष्य के रूप में इनको मान्यता दी जाएगी। तो ये एक अपवाद अवश्य है। फिर उसके बाद, इफ द कोर्ट इज ऑफ व्यू दैट द डाइंग डिक्लेरेशन वॉज ट्रू एंड वॉलंटरी, इट कैन बी बेसिस ऑफ कन्विक्शन विदाउट एनी अदर कोरोबोरेटिंग एविडेंस। यस, ये इतना ताकतवर है, देखिए ये उपयोग में नहीं लिया जा सकता, यह एक अपवाद है, ये बात भी अलग है, मगर अगर एक बार इसे अपवाद का उपयोग करके उपयोग में लिया भी गया तो अपने आप में ये बहुत ही ताकतवर है, और इतना ताकतवर है कि अगर कोर्ट ऑफ लॉ जो जुडिशियरी है अगर वो सेटिस्फाई हो जाए कि यस जो डाइंग स्टेटमेंट है वो फेयर है, ट्रांसपेरेंट है, जस्ट है, तो वो अपने आप में उसे कन्विक्शन का आधार बना सकती है और किसी भी अपराधी को सजा सुना सकती है। उसे कोई कोरोबोरेटिंग यानी कि कोई ऐसे जो है आप कह सकते हो कि ऐसा कोई पुख्ता साक्ष्य की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये अपने आप में इसकी ताकत है। फिर उसके बाद इट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ गेस्चर एंड साइंस। यस, ये गेस्चर एंड साइंस यानी कि इशारे भी हो सकते हैं, सिंबल भी हो सकते हैं, उंगलियों के इशारे हो सकते हैं, जो है चेहरे के इशारे हो सकते हैं, ये सारे डाइंग स्टेटमेंट में आ सकते हैं। न मात्र केवल शब्द मगर इशारे भी हो सकते हैं, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि भाई जो है कोई भी व्यक्ति है या कोई व्यक्ति अपनी मरणशैया के ऊपर नहीं बोल सकता, ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ गेस्चर्स एवं साइंस का भी जो जिक्र किया गया है उनको भी मान्यता प्रदान की गई है। ए डाइंग डिक्लेरेशन इज इनएडमिसिबल इफ इट इज नॉट रिलेटेड टू द कॉज ऑफ डेथ गिवन बाय अ चाइल्ड इज इनकंसिस्टेंट और गिवन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एनीवन। यस, मगर अगर डाइंग स्टेटमेंट टेम्पर्ड लगता है या किसी बच्चे के द्वारा दिया गया है या किसी अस्थिर जो है दिमाग के व्यक्ति के द्वारा दिया गया है या किसी के प्रभाव में दिया गया है, यानी कि कुल मिलाकर अगर अनुचित तरीके से डाइंग स्टेटमेंट या जो अंतिम वाक्य है वो लिया गया है, तो अपने आप में उसे कोर्ट ऑफ लॉ में हम लोग एडमिशन नहीं जो है उसका कर सकते हैं। we actually cannot present that type of irrelevant dying statements in the court of law। तो ये बात भी यहाँ स्पष्ट कर दी गई है। अब बात है बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी कि साक्ष्य की जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी।
जो जिनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं उनके ऊपर होगी, जो एलिज्ड है उनके ऊपर, या जो एलिगेशन करने वाले हैं, जो आरोप करने वाले हैं उनके ऊपर, वो हमें यहाँ देखना है। द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज इन द पार्टी विच will fail if no evidence is presented before the court. That is the party which is alleging any act or omission. The party which is alleging. Thus, generally the burden of proof lies on the prosecution or on plaintiff, यानी कि जो कंप्लेन करने वाला है, कंप्लेंट, ठीक है, जिसने शिकायत दर्ज करवाई, एक्स वाई, अगर एक्स ने वाई के ऊपर हमला किया, वाई ने शिकायत दर्ज करवाई, तो वाई इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रूफ, उसे साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़ेंगे। Then if the defendant is taking any defense for an alleged fact, then the burden of proof to prove such a defense is on the defendant. Yes, अगर defendant is taking any defense for an alleged fact, then the burden of proof, yes, अगर कोई defendant है, ठीक है, यहाँ defendant is Y, तो अगर Y X के इस allegations को चैलेंज करना चाहता है, तो इन दैट केस बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अब वाई के ऊपर आ जाएगा। अब वाई को प्रूव करना पड़ेगा कि क्यों जो एक्स है वो झूठ बोल रहा है, ठीक है, वो प्रूव यहां वाई को करना पड़ेगा। अब बात है प्रिजम्पशंस की, जिसे जो है पूर्व धारणा हम लोग कह सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिजम्पशन व्हिच द कोर्ट टेक्स। फर्स्ट वन इज रिबूटेबल प्रिजम्पशन व्हिच कैन बी आर्ग्यूड अगेंस्ट thorough evidence proving otherwise, and second, which means B, is irrefutable presumptions that are conclusive, यानी कि वे एक सारांशकारी है। तो ये दो प्रकार की यहाँ पूर्व अनुमान या पूर्व धारणा है, कोर्ट जो है वो ले सकता है, जिनमें रिबूटेबल के ऊपर जो है आप आर्ग्यूमेंट, आप तर्क और वितर्क दे सकते हैं। कोर्ट ने जो ऐसी पूर्व धारणाएं ली है उनके ऊपर दोनों पक्ष, अगर उसको कोई आपत्ति है तो वे बात रख सकता है। मगर यहाँ इररिबूटेबल जो प्रिजम्पशंस है वो एब्सोल्युटली अपने आप में कंक्लूसिव है, यानी कि इनके बाद कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, यहाँ पूर्ण विराम है। फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस which are of two types, primary evidence and the second one are secondary evidence. Primary evidence includes the original document which is presented before the court. The original documents जो वहाँ सबसे प्रथम हमने देखा कि which are recommended, which are actually categorized as the best evidence in the court of law, they are actually a type of primary evidence. And secondary evidence, which includes certified copies, copies by a mechanical process, oral accounts of content of the document or copies made from the original document. Yes, तो ये सारी चीजें secondary evidence में है। जो जेरोक्सेस है, जो इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड कॉपीज है, जो बिल्स है, वो सारी चीजें सेकेंडरी एविडेंस में आएगी। फिर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो पहले नहीं था पूरा भाग, मगर समय के अनुकूल इस कानून को ढालने के लिए हमें बाद में जोड़ना पड़ा। द कंटेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कैन बी प्रूव्ड बाय, सबसे प्रथम कंप्यूटर आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर व्हिच वाज यूज्ड टू प्रोसेस or store the information regularly by a person having lawful control over the use of the computer. Information was of a kind which was generally fed in the computer. The computer was storing the information operated properly. The information recorded was kind which was derived or produced from the information on the computer. कुल मिलाकर यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो अपने आप में कंप्यूटर जनरेटेड होने चाहिए। कंप्यूटर जनरेटेड होना कोई जो है बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, उसमें कोई विचित्रता नहीं है। मगर यहाँ जो कंप्यूटर जनरेटेड जो एविडेंस होते हैं वो आखिरी में फेड तो ह्यूमंस के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि अपने आप में जैसे हमें मालूम है कि कंप्यूटर्स जो है वो उनमें इंफॉर्मेशन फीड करनी होती है हमें, ठीक है, तो यहाँ मानवियों के द्वारा ही वो फीडिंग किया होता हो। तो ये बात यहाँ की गई है। अन्यथा जो सारी माहितियाँ कंप्यूटर के द्वारा प्रदर्शित की जाती है उन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में या ई एविडेंस के रूप में उपयोग में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो इसके या इस जो है पूरे कानून के में मुख्य प्रावधानों में देखनी थी। अब बारी है इसकी आलोचना एवं इसके महत्व की। शुरू में आलोचना से करना है। 3 बिंदु दिए गए हैं। सबसे प्रथम, एक्ट इज डिटेल्ड एंड एग्जॉस्टिव। इतना बड़ा है और इतना विस्तृत है कि अपने आप में ये खत्म ही नहीं होगा। तो अगर इसका हमें पूर्ण रूप से पठन करना है तो जो हमें कम से कम 3 या 4 महीने चाहिए, प्रतिदिन 4-5 घंटे के अध्ययन के बाद।
दूसरा बिंदु है इंडियन एविडेंस एक्ट 1972 वाज कंसीव्ड वेल बिफोर इंपॉर्टेंट साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज इन द फील्ड ऑफ लॉ एंड फोरेंसिक। यस, इट वाज कंसीव्ड वेल बिफोर इंपॉर्टेंट साइंटिफिक ब्रेक थ्रू, जिसका जिक्र मैंने किया था। तो ये इसकी आलोचना है। अगर जो है यह नया होता तो मुझे लगता है कि यह सारे परिमाण इसमें इंक्लूड कर लेता, मगर यह एक्ट डायनामिक है, जैसे मैंने आपको बताया, समय समय पर हम इसमें सुधार करते आए हैं। दिस मेड मेनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट लेस हेल्पफुल इन फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव, और इसीलिए पूरा स्वभाव बदला। तो जैसे नई जो है धाराएं हमें इसमें जोड़नी पड़ी, नई धाराओं को जोड़ने की आवश्यकता खड़ी हो गई, वैसे ही कुछ धाराएं ऐसी होगी जिनका उपयोग अब शून्य हो गया होगा, निष्क्रिय हो गई होगी, जिसे हमें रद्द करनी होगी। और तीसरा बिंदु, तो ये एक अपने आप में प्रोसेस करनी है, प्लस यह एक डिटेल्ड एग्जॉस्टिव है, तो ये एक इसकी दूसरी आलोचना की बात है। मगर अगर इसकी ऑपरेटेबिलिटी देखें तो इसमें कोई आलोचना की बात हमें देखने को नहीं मिलती है। हाँ, ये बात है कि जब बना था तब का समय जो अलग था, मगर आज समय अलग है, तो आज के समय हमें एक होलिस्टिक अप्रोच वाला एक कानून लाने की ज़रूरत है, जो यहाँ इसके तीसरे आलोचना के बिंदु में है, जो हम पढ़ेंगे। तो वो बात बिल्कुल है, मगर इसकी ऑपरेटेबिलिटी में अन्यथा कोई खामी नहीं है। एक्ट नीड्स होलिस्टिक डायनामिक रिजोल्यूशन ओरिएंटेड रिव्यू बाय लेजिस्लेचर। यस, लेजिस्लेचर को इस कानून को रिव्यू करना चाहिए, और इसमें ये जो सारे तत्व जो यहाँ मेंशन्ड है वो तत्व उसमें उमेरने चाहिए, ताकि जो है होलिस्टिक यानी कि साक्ष्यों को बहुत ही अच्छी तरीके से, इस पूरे क्षेत्र को अच्छी तरीके से हम लोग उपयोग में ले सकते हैं। प्लस डायनामिक, समय अनुकूल, यह इसमें फेरफार भी बहुत ही आसान बने। रिजोल्यूशन ओरिएंटेड यानी कि किसी भी समस्या का समाधान केंद्रित यह पूरा का पूरा कानून होना चाहिए। तो ये आज के समय की मांग है जो यहाँ बताया गया है। इट विल नॉट ओनली मेक सोसाइटल प्रॉब्लम्स इजियर, बट इट विल ऑल्सो इंक्रीज द स्पीड ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। और यह फेरफार करने से, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को और अधिक डायनामिक बनाने से, यानी कि जो है आप कह सकते हो कि और अधिक चलित बनाने एवं और अधिक व्यापक बनाने के साथ, यहाँ भारतीय जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स है, जो बहुत ही पॉपुलर है, उसकी गति के लिए वो यहाँ हम उस गति में हम लोग इजाफा कर सकते हैं। तो ये बात भी यहाँ हमें की गई है। ऑन द कॉन्ट्ररी, हमें इसके कुछ महत्व देखने हैं। सही में 3 बिंदु में इसके महत्व विभाजित है, जिनमें प्रथम बिंदु कहता है इंडियन एविडेंस एक्ट 1972 इज अ डिटेल्ड and a clear legislation dealing with all the aspect of evidence and all circumstances around it. Yes, बड़ा है, ये इसकी आलोचना है, मगर बड़ा क्यों है? तो इसमें साक्ष्य के क्षेत्रों में सारी चीजों को सम्मिलित किया है, सारी चीजों को इसने समाया है अपने में। तो ये अपने आप में बड़ा तो होगा ही होगा, मगर इसके साथ ही यह एक कंप्लीट एविडेंस एक्ट भी है। प्लस provisions of the act gives an elaborate view of relevance and admissibility of the evidence. Yes, admissibility and relevancy of evidence बहुत ही अच्छी तरीके से इस पूरे कानून के प्रावधानों में समझाया गया है। तो ये भी एक अपने आप में भारत के लोगों के लिए अच्छी बात है, और जो कानूनी तज्ञ है, जो वकील है एवं जो अदालतें हैं, उनके लिए भी एक अच्छी बात है, जिनकी बदौलत कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में बहुत ही सरलता रहेगी और एक गतिशील कोर्ट प्रोसीडिंग्स हम लोग कर पाएंगे। एंड लास्टली, एक्ट नॉट ओनली डिफाइंस द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द पार्टीज, बट ऑल्सो डिस्क्राइब्स द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कोर्ट। यस, मात्र और मात्र प्रक्रिया को ही यहाँ इस कानून ने रेखांकित नहीं किया, मगर क्या कहा गया है कि जो यहाँ अदालतों के द्वारा, न्यायाधीशों के द्वारा जो पूरी प्रक्रिया उनको जो फॉलो करनी है, उनका भी यहाँ जिक्र किया गया है। तो अपने आप में ये एक कंप्लीट कानून है। तो इसी के साथ आज इस 94वें लेक्चर को हम लोग यहाँ संपन्न करते हैं। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही यहाँ जो तथ्यात्मक माहितियाँ हैं वैसे कम निकलती है पूरे इस उपाख्यानों में, मगर जो निकलती है वो प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहती है। प्लस जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन से लॉ के बैकग्राउंड्स होते हैं, इनके इंट्रोडक्शन होते हैं, वो आपको मुख्य परीक्षा में बहुत ही काम आएंगे और आपके इंटरव्यू में भी काम आएंगे, क्योंकि अपने आप में ये आपकी एक समझ को डेवलप करने में आपको जो है बहुत ही फायदा करेंगे। प्लस ये पोर्शन तो आपको मालूम है कि कितना महत्वपूर्ण है। अक्सर यूपीएससी में कानूनों के पक्ष प्रतिपक्षों की चर्चा की जाती है। कानूनों के किया यूपीएससी तो किसी भी मुद्दे का पक्ष प्रतिपक्ष पूछने के लिए सक्षम है। तो यहाँ हम प्रति कानून में
ऐसे दो पक्ष इन द फॉर्म ऑफ टेबल आपके सामने रखते हैं ताकि चीज़ों को अच्छी तरीके से याद रखा जा सके। प्लस आप हमारी वेबसाइट भी फॉलो कीजिए, वहाँ से आपको परीक्षा संबंधी, यूपीएससी संबंधी, गुजरात स्टेट पब्लिक सर्विस संबंधी जो माहितियाँ हैं, जो संसाधन है वो आपको वहाँ से प्राप्त होंगे। तो आप आज ही हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ रजिस्टर कीजिए। प्लस इस यूट्यूब चैनल को तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे वीडियोज़ को देखिए। आपके सजेशंस हम वेलकम करते हैं, आपके डाउट्स हम वेलकम करते हैं। हम आपको एक अनुकूल उत्तर, एक संतोषकारक उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ आपकी, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी। जय हिंद।